हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से जो क्लास 10 का इतिहास है चैप्टर नंबर 2 उसको पढ़ाने जा रहा हूं और जो नया टॉपिक मैं लेके आया हूं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा परिचय और कार्ल मार्क्स के अनुसार कितने इतिहास के चरण हैं उस सब मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से डाल चुका हूँ। ठीक है, आज मैं देखते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ, देख लेते हैं। लिखा हुआ है सब्जेक्ट हिस्ट्री, इतिहास यानी अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें जो टॉपिक है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसमें पहला पॉइंट लिखोगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, संघ की स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में, 1864 एडी में कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स ने की थी। कार्ल मार्क्स ने की थी। बताइए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, तो क्योंकि कार्ल मार्क्स के बाद का इतिहास भी पढ़ रहे हैं, उससे पहले का इतिहास यूरोपियन समाजवाद था, उसको पढ़ लिए थे। और कार्ल मार्क्स के बारे में ही कार्ल मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में की। यानी डाउट्स? चलते हैं आगे, इसके पॉइंट लिखेंगे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना, कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना, कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना, कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना, और कर्तव्य के बिना, और कर्तव्य के बिना, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। नहीं का नारा दिया था, नारा दिया था। ध्यान देना बाबू, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के दौरान ही जो कार्ल मार्क्स थे वो क्या दिए थे? नारा दिए थे। क्या नारा दिए थे? तो कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में होते हैं। और कौन करते? कार्ल मार्क्स ने करते। और कार्ल मार्क्स ने इसी के दौरान क्या किए थे कि उन्होंने कुछ नारे दिए थे। उस नारे को याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछेगा किसका कथन है या किसका नारा है? कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। तो कार्ल मार्क्स का नारा है। किसका नारा है बाबू? कार्ल मार्क्स का। वही करा कार्ल मार्क्स ने अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं का नारा दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, कार्ल मार्क्स ने कहा, क्या लिखोगे? कार्ल मार्क्स ने कहा, 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 ध्यान देना कार्ल मार्क्स जी क्या बोलते हैं, ध्यान देना कार्ल मार्क्स जी क्या बोलते हैं उसके बारे में समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा वे अपनी मुक्ति, वे अपनी मुक्ति, वे अपनी मुक्ति, वे अपनी मुक्ति स्वयं ही
स्वयं ही और अपने प्रयत्नों अपने प्रयत्नों अपने प्रयत्नों अपने प्रयत्नों द्वारा ही अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं ब्लैक ब्लैक निकाले प्राप्त कर सकते हैं ब्लैक ब्लैक दिए थे वहां पिंक डालिए उसमें प्राप्त कर सकते हैं ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं अर्थात कर सकते बोले थे कि जो अपना जो मुक्ति होता है जैसे कोई भी आदमी जो होता है मुक्ति चाहता है ना अपना मरने के बाद या अपने काम के प्रति मुक्ति तो बोले कि हमको किसी की सहारा नहीं चाहिए मैं अपना प्रयास खुद करके अपना मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। कौन बोले थे कार्ल मार्क्स बोले थे यानी प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं ठीक है बाबू। उसके बाद आगे लिखोगे इसके बारे में जब तक कि उत्पादन के साधनों का उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है तब तक मशीनों का सुधार उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए पूंजीवाद का विनाश क्या होना चाहिए ठीक है बहुत ध्यान समझिए क्या बोले थे कार्ल मार्क्स जी का कहना था हाँ कार्ल मार्क्स जी कह रहे हैं कार्ल मार्क्स ने कहा क्या बोले थे अपने मुख से देखिए कार्ल मार्क्स बोले थे वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते। कार्ल मार्क्स इतना पढ़े लिखे व्यक्ति थे इतना वो विद्वान व्यक्ति थे कि वो अपना मुक्ति यानी भरण पोषण या किसी भी तरह की जो कार्य होते हैं उसको करने में क्या थे समक्ष थे अर्थात सामर्थ्य रखते थे।
वही कह रहे थे कि अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। क्या करें? जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों, जैसे आपने देखा था वैज्ञानिक युग जब आया तो उससे बहुत बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीन भी लगे, बहुत सारी चीजों का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, नए नए प्रयोगों, नए नए चीजों का खोज हुई, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीकी बढ़ी, उद्योग धंधा और लगा ज्यादा। तो वही करा है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति के हाथों में है। तब तक कहा कि मशीनों का सुधार, उद्योग के विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि वो कहते थे, कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब तक किसी एक व्यक्ति के हाथों में अगर कोई भी किसी भी तरह की सत्ता, किसी भी तरह की जो अधिकार हो, किसी एक निजी व्यक्ति के हाथों में रहेगा, तब तक वो मनमाना करते रहेगा, तब तक श्रमिक का, मजदूरों का कोई भला होने वाला नहीं है। वो कौन बोलते थे? कार्ल मार्क्स जी बोलते थे। वही कार्ल मार्क्स जी कहते हैं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति के हाथों में है। व्यक्ति के मतलब निजी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति जो होते हैं, निजी में हाथों में हो तब तक करा कि मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य था पूंजीवादों का विनाश होना चाहिए, पूंजीवादों का विनाश होना चाहिए। अर्थात जो पूंजीवादी व्यक्ति थे, जो अपने आप में, अर्थात कहने का मतलब हुआ उनके पास बहुत ज्यादा धन है, ठीक है, और सरकार को भी अपने अकॉर्डिंग चला रही है। अभी जैसे भारत सरकार की स्थिति है, भारत सरकार देख रहे हो ना, भारत सरकार में जैसे टाटा, अंबानी सब हो गए, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? सरकार इनको क्या दे रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। क्या दे रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। और यहाँ पे पूंजीपतियों का सरकार है कि नहीं है? पूरी तरह से पूंजीपतियों का सरकार है। अभी भारत में उस स्थिति को देखा जा रहा है, अभी गरीब और गरीब होते जा रहा है और पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहा है। एनी डाउट्स? तो कार्ल मार्क्स बोले थे क्या? पूंजीपतियों का क्या होना चाहिए? विनाश होना चाहिए। इसलिए मैं पूंजीपतियों को, अगर मेरे थॉट पे जो व्यक्ति चलेगा, मेरे अनुसार जो व्यक्ति चलेगा, मेरे अनुसार जो व्यक्ति कार्य करेगा, वो क्या करेगा? वो आगे बढ़ेगा। उसकी स्थिति क्या होगी? दयनीय से सुधार की ओर जाएगी ना, उनका स्थिति क्या होगा? सुधर जाएगा। अभी भारत में देख लो सीधा सीधा क्या हो रहा है? पूंजीवाद है कि नहीं है? पूंजीवाद है। जो अमीर जितना वो और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब जितना वो और गरीब होते जा रहा है। इसका रीजन क्या है? यही पूंजीवाद है। अब मान लीजिए सत्ता किसी गलत व्यक्ति के हाथ में दोगे तो वो गलत चीज का क्या करेगा? यूज करेगा, है कि नहीं है? तो इस तरह से कार्ल मार्क्स जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पूंजीवाद का क्या होना चाहिए? विनाश होना चाहिए। पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। पूंजीवाद क्या होना चाहिए? विनाश होना चाहिए। चलते अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या करा? अगला टॉपिक देखोगे बाबू, अगला टॉपिक करा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में क्या बोले थे? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? अगला टॉपिक हो जाएगा बाबू द्वितीय। अगला टॉपिक हो जाएगा द्वितीय, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में क्या क्या बात हुई थी उसके बारे में समझेंगे। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में क्या क्या बात हुई थी? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में क्या क्या बात हुई थी उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बबुआ? तो लिखेंगे द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। लिखोगे द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में पेरिस। कहां पे बाबू? पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की राजधानी। कहां पे बाबू? पेरिस में हुआ। कहां पे हुआ बाबू? पेरिस में हुआ। कहां पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस में हुआ था। पेरिस में हुआ था। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? पेरिस में। ठीक है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कहां हुआ था? पेरिस में। तो लाइट कट गई है, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी धीमी रहेगी, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना बाबू। क्या करें, मजबूरी है, गर्मी की समस्या है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग मिशन करेंगे। क्या करो, क्या बोले आप?
रहने दो, ठीक है, ठीक चल रहा है, क्वालिटी ठीक है, पूरा बेकार है, बंद कर दो तो सॉरी, लाइट कट गई थी तो इसलिए आपको हम लिखा चुके कि इसको थोड़ा समझा देते, ठीक है, कोऑपरेट करिएगा, लाइट कट गई थी, ठीक है। देखते हैं आप लोग द्वितीय अंतरराष्ट्रीय, पहला अंतरराष्ट्रीय आपको हम समझा दिए थे, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय टॉपिक आया था, तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की जब स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1889 ईस्वी को, ठीक है। क्या करें, लाइट की प्रॉब्लम है तो टेंशन नहीं लेना, गर्मी की मौसम है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1889 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो पेरिस, और पेरिस कहाँ की कैपिटल है, तो फ्रांस की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है ना, फ्रांस की राजधानी। अब देखिए क्या हुआ था, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखा हूँ वो है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का निर्णय। अब द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वो फैसले क्या है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो पहला जो था अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ, अर्थात अंतरराष्ट्रीय जो मजदूर संघ का जो सचिवालय अर्थात उनका जो केंद्र था वो कहाँ पे बनाया गया, ब्रुसेल्स में। कहाँ स्थापित किया गया बाबू, ब्रुसेल्स में। तो पहला जो अंतरराष्ट्रीय संघ मजदूर संघ का जो सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया, ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट, लिखेंगे इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यहां से लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट लिखोगे 1 मई को 1 मई को मजदूर एकता दिवस, 1 मई को मजदूर एकता दिवस, 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान देना, पूरे वर्ल्ड में बोला कि एक ऐसा दिन होना चाहिए, एक ऐसा डे होना चाहिए जिस डे में क्या होना चाहिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे दुनिया में क्या होना चाहिए, सभी मजदूरों का एक क्या होना चाहिए, एक डे होना चाहिए। एक जैसे आप लोग अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना, उसी तरह उनका क्या होता है, एक संगठन के रूप में छुट्टी होना चाहिए। वो पूरे मजदूर क्या होना चाहिए उस दिन छुट्टी में, और अपना मजदूर दिवस मनाएंगे। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, याद रखोगे। और इनका केंद्र कहाँ बना था, ब्रुसेल्स। कहाँ बना था, ब्रुसेल्स में। श्रमिकों का अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ बना था, ब्रुसेल्स में। एनी डाउट्स? तो 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मजदूरों के लिए इसमें कुछ मांग की गई। मैंने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में कि मजदूरों के लिए कोई फिक्स टाइम होना चाहिए। भाई अब मान लीजिएगा 12 घंटा 14 घंटा काम करवा, तो उसका भी तो शरीर है, तो उनके लिए कुछ 8 घंटा 10 घंटे कुछ बढ़ दीजिए, या आप अगर ओवर टाइम कटवाते हो तो क्या करें, उसको उसका एक्स्ट्रा रुपया दीजिए, ठीक है, रुपया दीजिए। वही बात यहाँ पे इस जो बैठक हुई थी, द्वितीय बैठक जो हुई थी, इस बैठक में यही महत्वपूर्ण फैसले, इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, ठीक है। तो पहला फैसला क्या था, पहला फैसला था कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ का क्या होना चाहिए, सचिवालय होना चाहिए, उसका एक ऑफिस होना चाहिए, उसका एक केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे मजदूरों का क्या हो, हक की बातों को सुनने वाले होना चाहिए, ऑफिसर्स होना चाहिए ना। तो वो चीज की बात थी। वही कर अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ सचिवालय तो कहाँ बनाया गया, ब्रुसेल्स में बनाया गया। कहा गया, ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। हाँ पूछना है कुछ। 1 मई को मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाते था। मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई। एनी डाउट्स? अब देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण और फैसला अगला पॉइंट में करा कि मजदूरों के लिए 8 घंटे 8 घंटे के कार्य दिवस 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 की मांग किया गया। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में या किस अंतरराष्ट्रीय बैठक में मजदूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी की मांग की गई थी। तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, ध्यान ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो कितने घंटे प्रावधान किया गया, 8 घंटे। मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य
दिवस के रूप में मांग किया गया। ठीक है, इसी में देखो अभी आप लोग कहते हो मजदूर को 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा फैक्ट्री में से, यहीं से निकल के आया। ये कार्ल मार्क्स का देन है। किसका देन है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने ये सब क्या किए थे? प्रपंच रचे थे ताकि मजदूर को क्या हो सके? भलाई हो सके। एनी डाउट्स? चलते आगे जो टॉपिक हो जाएगा वो अगला टॉपिक हो जाएगा बाबू 1917 की बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा 1917 की बोल्शेविक क्रांति। टॉपिक क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा आपका 1917 की बोल्शेविक 1917 की बोल्शेविक 1917 की बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी क्या? 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी क्या, उसके बारे में पूरे पढ़ने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे बोल्शेविक क्रांति के बाद में लिखेंगे रूस में। कहां पे हुआ था ये क्रांति? रूस में। लिखोगे रूस में 1917 की रूसी क्रांति रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्या कहते हैं बाबू? बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ध्यान देना, कहा कि रूस में, हल्ला नहीं करो बाबू, रूस में 1917 में एक क्रांति हुई थी। उसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रूस जानते हो एक देश है। ठीक है, अभी रूस के साथ अपना भारत का अच्छा मित्रता है ना, अच्छा क्या दोस्ती है ना। रूसी तो एक ऐसा देश है जो भारत को कभी धोखा नहीं देता है, वो हर वक्त उसको क्या करता है? साथ देता है ना। तो आप देखिए करा कि रूस में 1917 में, रूस में क्या हुआ था बाबू? रूस में 1917 में क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। अर्थात रूस में 1917 में क्या हुआ था? एक घटना घटी थी, एक क्रांति हुई थी। उसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे बोल्शेविक क्रांति ने रूस के जार का मतलब होता है प्रधानमंत्री। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का प्रधानमंत्री या रूस का सम्राट या रूस का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन ये भी पूछे गए, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट, रूस का राजा। ठीक है, तो ये कह रहा है बोल्शेविक क्रांति में रूस के जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर दिया। शासन का अंत कर दिया। ध्यान देना, क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति ने रूस में जार का जो शासन चलता था, निरंकुश पूर्वक जो शासन चलता था, उसको क्या किया गया? अंत कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब हुआ ये बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई समझते हैं। रूस में क्या होता था? रूस के जो राजा थे वो क्या करते थे? वहां के जनता पे, वहां के मजदूरों पे क्रूरता पूर्वक शासन करते थे। अर्थात उनको काम करने का अधिकार इतना तो वो करते थे, इतना बिल कोनो पास करने तो उनके अहित में काम करते थे, जनता के भलाई में काम नहीं करते थे। जितना भी बिल पास करते थे वो जनता के अनहित में अर्थात अहित के लिए काम करते थे। इससे क्या हुआ था? वहां की जनता रूठ उठी, वहां की जनता गुस्सा में आ गई और 1917 में रूस में क्या हुआ? अपने राजा के खिलाफ वहां की जनता ने क्या किया? आवाज उठाई, क्रांतिकारी कर दी। अर्थात यही घटना, यही क्रांति रूस के राजाओं के खिलाफ रूस के जनता के द्वारा उठाए गए आवाजों को, क्रांति को हम क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति या रूस की क्रांति कहते हैं। डाउट्स? कब हुआ था? 1917 में।
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। इसमें नवंबर जोड़ लीजिएगा, ठीक है। नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। एनी डाउट्स? और बोल्शेविक क्रांति में रूस के जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। क्या होता है बाबू? रूस का राजा होता है, सम्राट होता है। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट या राजा। एनी डाउट्स? चलते। अब देखिए रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण, अर्थात रूस में क्रांति हुई क्यों? सबसे पहले लड़ाई करते तो बोलते लड़ाई का जड़ क्या है, क्यों लड़ाई हुआ? तुम दोनों लड़ोगे तो हम पूछेंगे क्या लड़ा रहे, बोलते हैं। अर्थात रूस में जो क्रांति क्यों हुई थी इसके बारे में जानेंगे। चलिए वो टॉपिक बन जाएगा। तो लिखोगे रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। जो टॉपिक हो जाएगा आपका रूसी क्रांति के, बात नहीं करोगे, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रूसी क्रांति के क्या थे बाबू? रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे उसके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे कि रूसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। ठीक है, रूसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। तो लिखोगे पहला कारण लिखोगे, पहला पॉइंट देख लिखोगे, जार की निरंकुशता, यानी राजा ना, जार का मतलब क्या होता है? राजा। जार की निरंकुशता जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन ध्यान देना बाबू। जो जार की निरंकुश का मतलब क्रूरता, हिटलर की तरह ना, वहां की जनता को बहुत राजाओं के द्वारा ही सताया जाता था और अयोग्य राजा था, उनके पास कोई योग्यता नहीं। जैसे अभी आपके बिहार के मुख्यमंत्री जी है, बताइए वो क्या कर रहे हैं? वो कोई जनता उनको थोड़ी चुने, उनको क्या मिला? विरासत में मिल गया ना। विरासत में मिला है कि नहीं मिला है? हम थोड़ी उनको चुने हैं, क्या जनता थोड़ी चुनी है, उनको विरासत में मिला है ना। एनी डाउट्स? तो वही करा है यहाँ पे, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। दूसरा पॉइंट, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। अगला पॉइंट लिखोगे, इसी में लिखोगे मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति। औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या। रूसीकरण की नीति। उसके बाद क्रीमिया का युद्ध। जापान से पराजय। अभी सब पढ़ोगे ये सब। जापान से पराजय। किससे पराजय? जापान से पराजय। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट लिखोगे, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। बुद्धिजीवियों का क्या बाबू? योगदान।
प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ध्यान दीजिए, ये जो सब जितना चीज मैंने लिखा है पॉइंट में, ये सब था 1917 बोल्शेविक क्रांति का कारण। अब क्या होता है, रूस बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। जमीन के मामले में जो फैलाव है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से एक नंबर पर कौन आता है? रूस। भारत का स्थान 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? 7वां है। ठीक है बाबू। उसके बाद ये सब जो देख रहे हो कारण, पहला जार की निरंकुशता एवं वायुओं के शासन, अर्थात नापसंद करते हुए भी जनता के ऊपर राजाओं को थोप देना। हम जैसे आपका मुख्यमंत्री मुझे पसंद नहीं है, जो मुख्यमंत्री अभी किसी भी जो पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति है उसको ये मुख्यमंत्री पसंद नहीं है ना। उसी तरह वहां की जनता को वो पसंद नहीं था, जो उस टाइम का था, जो राजा था वो नहीं था। तो वहां के जनता में असंतोष की भावना पैदा हुई। असंतोष की भावना पैदा हुई तो उसके बाद ऊपर से वो निरंकुश था, अर्थात अत्याचार करता था, गरीबों पे बुलडोजर चला देता था। जैसे अभी देख रहे हो, उस टाइम तो बुलडोजर नहीं होगा, लेकिन उस तरह की क्रूरता पूर्वक शासन करता था, निडाउट। उसके बाद देखिए, उसके बाद कृषकों की दयनीय स्थिति, वहां की किसानों की स्थिति क्या हो गई? काफी दयनीय हो गई। किसानों की स्थिति क्या हो गई? काफी दयनीय हो गई। अब बताओ, किसान, जिस देश का किसान ही रोता हो उस देश की क्या स्थिति होगी? ठीक है। उसके बाद देखिए करा मजदूरों की दयनीय स्थिति, सबका स्थिति बेद से बेहतर करके रखा था। बताओ, कोई उससे खुश नहीं था। तो होबे करेगा क्रांति रे, तो वही करा वहां पे। औद्योगिक की समस्या, औद्योगिक मतलब वहां पे जितना भी संसाधन की चीज हो, यानी डेवलपमेंट का नाम का कोई चीज ही नहीं था वहां पे। डेवलपमेंट शब्द ही वो गंदा हो गया था। इसलिए वहां की जितना भी, अब बोला कि जनता वहां की बोली अब क्या होगा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब राजाओं के प्रति सशस्त्र और अशस्त्र उठाने की क्या हो गई, समय आ गई है। और जनता ने 7 नवंबर 1917 को क्या किए थे? उनके खिलाफ, राजाओं के खिलाफ क्या किए थे? क्रांति कर दी। अर्थात वही क्रांति को हम नवंबर की क्रांति और रूस की क्रांति के नाम से क्या कर दे जानते हैं, विदाउट। क्रांति का मेन मुद्दा यही सब था। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रूसी क्रांति के क्या थे? निम्नलिखित कारण थे। इसके बारे में पूरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जगह की अभाव है बाबू, तो दूसरे वीडियो में प्रयास करूंगा कि इसके जितने भी निरंकुशता, अर्थात जार की निरंकुशता के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करूंगा। मजदूरों की स्थिति के बारे में डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करूंगा। कृषकों की स्थिति के बारे में डिटेल्स, यानी जितना भी यहाँ पर पॉइंट्स लिखा है, ये सभी पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डिटेल्स में अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।